हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए आवाज अगर मेरी क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। हाँ बच्चों, जो जो ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज साथ में प्रेजेंट अपना नाम लिख करके प्रेजेंट जरूर टाइप करें, है ना। अपना एक्चुअल नेम लिख करके प्रेजेंट जरूर टाइप करें, हम लोगों को आइडिया हो जाए कौन कौन क्लास कर रहा है। वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। लास्ट टर्म पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। 2 से 3 सवाल का वेटेज है मिनिमम, है ना। 1 से 2 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। अब पहले क्या करते हैं बच्चों, फटाफट हम लोग डीपीटी डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट टर्म पर मैंने भेजा था, है ना। एक क्विक, उसमें कोई वैसे परेशानी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट देन ऑल्सो एक बार जो है क्विकली डीपीटी के क्वेश्चंस पर नजर मार लेते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप बता दीजिएगा, है ना। सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, सब लोग जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद फिर न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस कहां पर एब्सेंट होता है बच्चों? मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर है। राइबोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट न्यूक्लियोलस। बच्चों ये बात बताया था, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है बच्चों। वहां पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, क्रोमैटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बात ऑलरेडी हमने आपको समझाया था बच्चों कि क्रोमैटिन मटेरियल किससे बना हुआ है? डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। Control center of the cell or director of the cell is the nucleus. Again, the answer is quite simple. Next question, nucleoid is present in bacteria. ये बात हम सब लोग जानते हैं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसके जगह पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है बच्चों। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मटेरियल? कौन सा इसमें से प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला बच्चों, सर्कुलर डीएनए, ये तो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। सिंगल क्रोमोसोम, ये भी प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है। हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, ये नहीं है बच्चों। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, ये बात हमने आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स इन आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन, आप सब लोग याद करिए बच्चों, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएट। And ninth question, gamete formation takes place by, so gamete formation meiosis से। याद करिए बच्चों, पिछले से पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मियोसिस is a reductional division that is responsible for gamete formation. And lastly, the 10th question, mitosis is a type of equational division बच्चों। Yes students, mitosis is a type of equational division. तो यहां तक का डिस्कशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टर्म पर कर लिया था। अब आज का फ्रेश डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। मतलब लास्ट जो डीपीटी थी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, वो अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बच्चों अपने एक्चुअल पार्ट पर आते हैं। जो डिस्कशन चल रहा था बच्चों लास्ट टर्म पर, मैं क्विकली आपको याद दिलवा दूं, हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू के डिस्कवरी इन द सेंस द टर्म टिश्यू इन प्लांट्स वाज गिवन बाय एंड्रयू, इन केस ऑफ एनिमल्स इट वाज गिवन बाय पिशैर। टिश्यू है क्या? सेल्स का ग्रुप, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन एक है, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो सब मिलकर के कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
और फिर मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट बताया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूरे टिश्यू को हम लोग प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू दो पार्ट्स में बांटते हैं। जो प्लांट टिश्यू है उसको मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक लोकेशन के बेसिस पर एपिकल, इंटरकैली, लैटरल। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ा था एंड देन वी स्टार्टेड अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या समझाया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फास्ट डिवाइडिंग सेल से बना हुआ होता है, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। इन सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो थिन होता है बच्चों। उसके अलावा बच्चों इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होता है बच्चों, है ना। फ्रूट्स में भी टिश्यू होता है बिल्कुल, है ना। तो वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर एब्सेंट होता है, और उसके अलावा इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बताया। और फिर लोकेशन के बेसिस पर एपिकल प्रेजेंट एट द एपिकल टिप्स ऑफ द शूट एंड रूट एंड देयर ब्रांचेस। देयर फंक्शन इज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एंड मोर मिनरल्स एंड वाटर। और जो इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एपिकल के ही बचे हुए सेल्स से बनता है। वो मैच्योर ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, वो प्लांट के ऑर्गन्स बनाने का काम करता है बच्चों। और मोर ओवर उसके बारे में एक बात और हमने बताया था कि वो डैमेज और रिपेयर का काम करता है। अगर एपिकल को हम लोग हटा दें तो इंटरकैली ही एपिकल की जगह लेकर के प्लांट के हाइट को या लेंथ को बढ़ाता है। लास्ट वन वाज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट के लैटरल साइड्स में पाया जाता है और प्लांट का गर्थ बढ़ाता है, वुडी ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। तो बच्चों यहां तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था लास्ट टर्न पर। अब आज का फ्रेश डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, नया टाइप का प्लांट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू प्लांट्स का एक दूसरा टाइप का टिश्यू जिसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले इसमें ये बात समझिए बच्चों कि परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटेड होते हैं मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, सो दे आर डिफरेंशिएटेड। एक बात। दूसरी बात याद रखना है बच्चों कि इनका जो फंक्शन है वो फिक्स हो जाता है ना। उनका शेप स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है, फंक्शन फिक्स हो जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा परमानेंट टिश्यू ये कैसे होते हैं? सबसे मेन बात है बच्चों ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड याद करिए बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था, हमने यही बात आपसे कहा था कि यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे कन्वर्ट होता है किसमें बच्चों? परमानेंट टिश्यू में। और ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन एक्चुअल में क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये कैसा टिश्यू था? मेरिस्टेमेटिक अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनस्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्पेशलाइज हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग इसे कह देते हैं कि इट इज डिफरेंशिएटेड, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड इट लूजेस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। उसके अंदर सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है बच्चों। ये बात याद रखिएगा। क्या हमने बता दिया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है। दूसरी बात क्या कहते हैं? इट लूजेस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। ये एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन को लूज कर देता है। इट लूजेस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? हाउ डज माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन न्यूक्लियस? प्लीज एक्सप्लेन। बच्चों अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हम लोग अलग से करेंगे, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। क्या हमने बोला? लूजेस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन परमानेंट टिश्यू एंड हैज अ स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर। मतलब इनके जो सेल्स हैं दे हैव अ स्पेसिफिक, सेल्स हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप और स्ट्रक्चर बच्चों उनका स्पेसिफिक होता है, ये जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स। अच्छा अब सुन लीजिए बच्चों, परमानेंट टिश्यू को दो मेन टाइप्स में डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने बताया बच्चों। स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाना मतलब टिश्यू डिफरेंशिएट हो जाना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेशलाइज नहीं होता है तो अनडिफरेंशिएटेड, और परमानेंट टिश्यू स्पेशलाइज हो जाता है तो डिफरेंशिएटेड, है ना बच्चों। ये बात याद रखिएगा। अच्छा ठीक है बच्चों, परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। दो मेन टाइप्स में डिवाइडेड होता है बच्चों।
एक हम लोग कह देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बहुत ध्यान से इसके बारे में भी सुनिएगा बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। बच्चों टिश्यू की जब डेफिनेशन हमने बताया था तो वहां क्या बोला था कि वो सारे सेल्स जो एक ग्रुप में हैं जो टिश्यू बना रहे हैं वो एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर एक जैसे हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स उस टिश्यू को बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो याद रखिएगा बच्चों ये बात, सिंपल परमानेंट टिश्यू में ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें सिर्फ एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर मैं क्या कह दूं बच्चों कि मेड अप ऑफ only one kind of cells, एक टाइप के सेल्स से ये बने हुए होते हैं। कौन बच्चों? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या कह दूं बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा टाइप के सेल से ये बना हुआ होता है बच्चों। तो बात समझ में आ गई ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक टाइप के सेल से बना हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ होता है। और यही टिश्यू की डेफिनेशन है बच्चों। टिश्यू में क्या बताया था, एक सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन एक होना चाहिए, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो सब मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, नहीं भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये बात सभी को याद रखना है। और अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन मेन टाइप्स में। आप सब लोग जानते हैं बच्चों, वन ऑफ देम इज पैरेन्काइमा। एक क्या है बच्चों? पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। द अदर वन इज कॉलेनकाइमा। जो दूसरा वाला है बच्चों वो कॉलेनकाइमा, और जो तीसरा वाला है वो स्क्लेरेनकाइमा। जो तीसरा वाला है बच्चों वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। तो याद रखिएगा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके तीन अलग अलग टाइप्स हैं। किस बेसिस पर उनके टाइप्स है बच्चों? किस बेसिस पर उनके टाइप्स हैं वो बेसिकली याद रखना है बच्चों, वो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर और उनके फंक्शन के बेसिस पर उनके टाइप्स हैं। तो याद रखना है तीन मेन टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों मैं पैरेन्काइमा के बारे में डिटेल्स आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से ये बात भी सुन लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट दी पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को अलग से मैं लिख लेता हूं बच्चों। यहां तो तीन टाइप्स हमने बता दिया है, वहां पर उतना ज्यादा क्लियर स्पेस नहीं अपने पास, यहां पर पूरा लिखता हूं बच्चों पैरेन्काइमा के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात पैरेन्काइमा के बारे में कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो आइसोडाइमेट्रिक सेल से बने हुए होते हैं। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब एक जैसे पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल सेल से, जिनके कई साइड्स हो बच्चों। मतलब ये सिंपली इस तरीके से स्फेरिकल भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। इस तरीके के सेल से बने हुए होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं बच्चों। तो ये बात सभी को याद रखना है कि पैरेन्काइमा ऐसे सेल्स से बना हुआ होते हैं जो आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, एक जैसे होते हैं, आइसोडाइमेट्रिक होते हैं। जैसे पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल शेप के भी हो सकते हैं बच्चों, बट लगभग सब एक जैसे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इनके बीच में ये लूजली पैक्ड होते हैं। तो बड़े बड़े देखिए बच्चों स्पेसेस हैं, ये एक सेल, इनके बीच में जो स्पेस है ना, इसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं बच्चों। What is it called? It is called as intercellular space. तो यहां पर intercellular spaces are present. Intercellular spaces are present. Spaces are present. बच्चों ये तीन शब्द हैं जो आपको बहुत कॉमनली आएंगे आगे। एक इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में, एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर। ये तीन वर्ड्स क्लियर रखिएगा दिमाग में। एक है इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में, एक्स्ट्रासेलुलर एक ही सेल के बाहर के किसी भी चीज को एक्स्ट्रासेलुलर हम लोग कहते हैं। ये टर्म्स याद रखिएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, ये जो दो सेल्स या कई सारे सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। सो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं बच्चों।
एक तीसरी बात याद रख लीजिए बच्चों, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एंड देयरफॉर वन ऑफ देयर प्राइमरी रोल इज स्टोरेज। इनका मेन काम क्या है बच्चों? स्टोरेज का, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। सो दे हैव लार्ज वैक्यूल्स, इनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, और इन वैक्यूल्स की वजह से इनका जो मेन रोल होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो स्टोरेज का होता है। देयर मेन रोल इज स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे सेल सैप या और भी चीजों को स्टोर करने का इनका मेन रोल, मेन फंक्शन होता है बच्चों। तो याद रखिएगा, दे हैव लार्ज वैक्यूल्स एंड दैट इज व्हाई देयर मेन रोल इज स्टोरेज। अच्छा, एक बात और मैं यहां पर आपको बताता हूं बच्चों, और अब कुछ स्पेशलाइज्ड बात बताने जा रहा हूं। तीन चार बातें, थोड़ा सा अच्छी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा अपने लेवल से ऊपर की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्राउंड टिश्यू है, या इट्स द मोस्ट अबेंडेंट ग्राउंड टिश्यू। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्राउंड टिश्यू है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अलग कलर से लिखूंगा। क्या? मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट ग्राउंड टिश्यू, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू का मतलब जो प्लांट के बॉडी में एक्चुअल में खाली स्पेसेस को भरने के लिए टिश्यू प्रेजेंट होता है बच्चों, है ना? याद रखिएगा, जो खाली स्पेसेस को भरने वाला जो टिश्यू है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ग्राउंड टिश्यू। और ये बात याद रखिएगा, ये जो मोस्ट अबेंडेंट ग्राउंड टिश्यू हमने आपको बताया, ये चीज याद रखिएगा बच्चों, ये पैरेन्काइमा के बारे में है। सो डू रिमेंबर बच्चों, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने की कोशिश करें, है ना? दीज पीपल शुड बी एक्चुअली ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था बच्चों, क्या मैं कह रहा था? इट इज द मोस्ट अबेंडेंट ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमा। अच्छा, अब दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक बात तो ये कि एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में, एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में मतलब जब एवोल्यूशन हो रहा था, और एवोल्यूशनरी स्केल मैंने आपको पूरा समझाया। क्या हमने समझाया बच्चों एवोल्यूशनरी स्केल में? एवोल्यूशनरी स्केल में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंड फाइनली एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये जो एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड है, इस एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में जो सबसे पहला टिश्यू प्लांट्स में ओरिजिनेट हुआ, दैट वाज पैरेन्काइमा। सो इट इज द फर्स्ट टिश्यू, फर्स्ट परमानेंट टिश्यू दैट ओरिजिनेटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये सबसे पहला मतलब परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स में ओरिजिनेट हुआ। तो याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया बात हमने बता दिया, थोड़ा सा अच्छे लेवल की बात बता दी। अगर पूछा गया तो छोड़िएगा मत इस सवाल को कि सबसे पुराना टिश्यू प्लांट्स में, परमानेंट टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। तो यहां पर क्या कहा जा सकता है? इट इज द मोस्ट अबेंडेंट, है ना? या सॉरी, बल्कि इसको हम लोग क्या बोलने जा रहे थे? इट इज द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्डेस्ट टिश्यू है। सो इट इज द ओल्डेस्ट टिश्यू from evolutionary point of view, evolutionary point of view से, evolutionary point of view से। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से कोई मुझे ये बात समझा सकता है, फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका स्टोरेज है बच्चों, मेन रोल इसका स्टोरेज है, पैरेन्काइमा का मेन रोल, है ना? और भी फंक्शंस है, बट मेन फंक्शन इसका स्टोरेज है। मैं क्या बोलने जा रहा था? ये सबसे ओल्डेस्ट टिश्यू है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पुराना टिश्यू। अब एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। एक बात बताइए बच्चों, आपने जरूर ये बात पढ़ी होगी, प्लांट्स में पहले बार टिश्यू आया कहां? मतलब आप ये सीक्वेंस पूरा जानते हैं ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इस सीक्वेंस में सबसे पहले टिश्यू किस ग्रुप ऑफ प्लांट में ओरिजिनेट हुआ? क्या आपको लगता है थैलोफाइटा में ओरिजिनेट हुआ? नहीं, थैलोफाइटा में टिश्यू नहीं पाया जाता है, एल्गी में टिश्यू नहीं पाया जाता है। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले बार टिश्यू प्लांट्स में किस ग्रुप में ओरिजिनेट हुआ बच्चों? फर्स्ट टाइम टिश्यू इन प्लांट्स ओरिजिनेटेड इन विच ग्रुप स्टूडेंट्स? नॉट एंजियोस्पर्म, नॉट टेरिडोफाइटा। बच्चों, आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में पहले बार टिश्यू आया बच्चों, एल्गी में टिश्यू नहीं पाया जाता, कोई भी टिश्यू नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में पहले बार टिश्यू आया, और वो भी कौन सा टिश्यू आया बच्चों? पैरेन्काइमा।
तो याद रखिएगा, ओल्डेस्ट टिश्यू फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पुराना टिश्यू है, और वो भी किसमें पहले बार आया, ब्रायोफाइट्स में पहले बार ये टिश्यू ओरिजिनेट हुआ। और उससे पहले एल्गी में कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, नो टिश्यू इज प्रेजेंट इन एल्गी। तो आप कहेंगे सर फिर वहां होता क्या है, वहां सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग सेल्स है, स्पेशलाइज है अलग अलग काम करने के लिए, वहां टिश्यू। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। और आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट्स में जब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई पूछे तो पहले बार टिश्यू किस ग्रुप में ओरिजिनेट हुआ, आपका आंसर क्या होगा बच्चों, कौन सा, पहले तो किस ग्रुप में ओरिजिनेट हुआ, ब्रायोफाइट्स में। फिर पूछा जाए कौन सा टिश्यू ओरिजिनेट हुआ, तो आप कहेंगे पैरेन्काइमा, इसका मतलब पैरेन्काइमा इज द ओल्डेस्ट टिश्यू। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई, आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको। एक बात और बहुत बढ़िया सुनिएगा बच्चों, जो हम लोग फल खाते हैं, जैसे आजकल मैंगो का सीजन है, या जो भी फ्रूट खाते हैं, एक्चुअली उस फ्रूट का जो पल्प है, पूरा जो गुदा है, उसका मेन पल्प है, वो पूरा पल्प बच्चों पैरेन्काइमा से बना होता है। सो द पल्प ऑफ फ्रूट्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। अगेन वन मोर स्पेशलाइज्ड पॉइंट, एक और स्पेशलाइज्ड पॉइंट आपको यहां पर सीखने को मिला, क्या, पल्प ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का पूरा पल्प हम लोग खाते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से ही फलों का पल्प बना हुआ होता है, पूरा उसका जो स्पंजी जो मतलब मेन मटेरियल होता है फ्रूट का, जो पल्प हम लोग खाते हैं पैरेन्काइमा से बना। आई होप बच्चों बहुत सारी बातें अभी हमने आपको बता दिया है। अब दो स्पेशलाइजेशन है पैरेन्काइमा के, या दो मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा के, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। बहुत ध्यान से फटाफट सुन लीजिएगा बच्चों, यहां पर लिखता हूं, बगल में लिखता हूं, पैरेन्काइमा के दो स्पेशलाइजेशन है या दो मॉडिफिकेशन है। सर इज पैरेन्काइमा हेल्प्स इन एक्वाटिक प्लांट्स टू फ्लोट, अभी बता रहा हूं, वही बात बताने जा रहा हूं। दो स्पेशलाइजेशन है जो अभी अपने को पढ़ना है। वैसे तो इसके 5 स्पेशलाइजेशन है जो क्लास 11th में आप जाकर के पढ़ेंगे। 11th में भी आप प्लांट एनाटॉमी एक चैप्टर है, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। बट अभी हम लोगों को उसमें से सिर्फ दो मॉडिफिकेशंस पढ़ने अपने लेवल पर। तो याद रखिएगा, पहला जो मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये पैरेन्काइमा का ही एक मॉडिफिकेशन बता रहा हूं, इसका नाम है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, ये क्लोरेन नहीं, ये कोलेनकाइमा था, जो परमानेंट टिश्यू का एक दूसरा टाइप था, और ये क्लोरेन्काइमा है। दिस इज कोलन एंड दिस इज क्लोरेन। क्लोरेन इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, क्लोरेन्काइमा ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। तो याद रखना है, पैरेन्काइमा का ये मॉडिफिकेशन है। व्हाट इज इट? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, और ऐसा मॉडिफिकेशन जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। अब ये सवाल उठता है, क्लोरोप्लास्ट यहां जो पाया जा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है बच्चों? ये जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाया जा रहा है उसका क्या रोल है? क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्लोरेन्काइमा का भी फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, इट्स फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। इसका रोल क्या है बच्चों? इसका रोल है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब एक और बहुत बढ़िया बात सुनिएगा बच्चों, एक और बात याद रखिएगा, है ना, एक और बात अब सुन लीजिए बच्चों, एक और बात यहां पर याद रखिएगा, ये जो क्लोरेन्काइमा है, अब एक बात मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। मेनली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बच्चों किधर होता है? प्लांट्स में किस ऑर्गन में होता है? लीव्स में। क्या लीव्स के सारे सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं। लीव्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है बच्चों मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल्स ही है, ये जो क्लोरेन्काइमा है, ये क्लोरेन्काइमा जब पत्तियों में पाया जाता है तो उसे मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, दिस क्लोरेन्काइमा इन लीव्स पत्तियों में इज कॉल्ड एज मीजोफिल सेल्स। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं। तो आई होप ये बात सभी को याद रखना है, क्या कि क्लोरेन्काइमा पत्तियों में जब पाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे मीजोफिल सेल्स बोला जाता है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई ये पूछे, बताओ बच्चों फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहां होती है, तो आपको बोलना है सर लीव्स में। फिर पूछे लीव्स में कहां होती है, तो आपको बोलना है मीजोफिल सेल्स। फिर आपसे पूछे मीजोफिल्स क्या है, तो आपको बोलना है ये क्लोरेन्काइमा टिश्यू है।
आपसे पूछा जाए क्लोरेनकाइमा क्या है, आपको बोलना है सर ये एक ऐसा मॉडिफिकेशन है पैरेनकाइमा का जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर आपसे पूछे ये पैरेनकाइमा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। आपसे पूछा जाए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, तो आपको बोलना है प्लांट्स का जो परमानेंट टिश्यू है उसका एक टाइप है। परमानेंट टिश्यू क्या है, ये प्लांट के बॉडी में दो मेन टाइप के टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, उसमें से परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में ये है। आई होप बच्चों ये बात आपको याद रखना है, ये बात आप समझ गए सभी लोग। क्लोरेनकाइमा एक मॉडिफिकेशन है पैरेनकाइमा का जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये बात याद रखना है उन क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, फोटोसिंथेसिस का रोल है, और जब वो पत्तियों में पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, मेसोफिल सेल्स। तो आज के बाद अगर एक वर्ड में आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, आप कहेंगे लीव्स में। लीव्स में कहां हो रही है, मेसोफिल सेल्स में। ये मेसोफिल सेल्स क्या है, ये क्लोरेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन है। आई होप बच्चों यहां तक बात, ये पहला मॉडिफिकेशन सबको समझ में आ गया। अब दूसरा मॉडिफिकेशन सुनिएगा बच्चों। सेकंड मॉडिफिकेशन इज एरेनकाइमा, AERENCHYMA, एरेनकाइमा। बच्चों ये जो एरेनकाइमा, इसके नाम में ही एर सुनने में आ रहा है या एर नजर आ रहा है, एरेनकाइमा, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा पैरेनकाइमा जिनके सेल्स के बीच में बड़े बड़े एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। अब जब ये बात मैं बोलता हूं ना तो कुछ बच्चों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है कि शायद सेल्स के अंदर ही बड़े बड़े एयर के स्पेसेस या बबल्स हैं। सेल के अंदर नहीं बच्चों, सेल्स के बीच में, इंटरसेलर कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कई सारे सेल्स हैं और ये सेल्स अपने बीच में बड़े बड़े एयर स्पेसेस को इकट्ठा किए हुए हैं बच्चों। ये देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, ये कई सारे सेल्स अलग अलग दिखा रहा हूं, और सेल्स के बीच में ये आप देख सकते हैं बच्चों क्या दिखाया है, बीच में गैप या स्पेस दिखाया है। यही स्पेस में एयर भरी हुई होती है, और ये एयर का काम क्या है, बॉयंसी देना। किसको बॉयंसी देना, जो एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स होती है बच्चों। तो एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब कुछ आपने कई सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जो पानी के सरफेस पर तैरते हैं, जैसे लोटस वगैरह। तो लोटस तैर क्यों रहा है, वो डूबता क्यों नहीं है पानी के अंदर, क्योंकि उसको पानी की वजह से बॉयंसी मिल रही है। अच्छा वो बॉयंसी या बॉयंट फोर्स को मतलब किस वजह से, क्योंकि वो जो लोटस है या जो भी एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स है उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलर स्पेसेस है जिसमें एयर भरी हुई है, वो एयर की वजह से उनको बॉयंसी मिल रही है। तो याद रखिएगा ये एयर, ये किस टिश्यू की बात हो रही है, ये एरेनकाइमा की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात कह सकते हैं बच्चों, क्या हम लोग बोले, एरेनकाइमा एक ऐसा मॉडिफिकेशन है किसका, पैरेनकाइमा का, जिसमें इंटरसेलर स्पेसेस में एयर कैविटीज पाई जाती हैं, जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। वो एयर फ्लोटिंग एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स को बॉयंसी देने का काम करती है। तो याद रखिएगा बच्चों, है ना। इंटरसेल्यूलर, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के बीच में। इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैव एयर कैविटीज, इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, एयर कैविटीज पाई जाती हैं। और ये एयर कैविटीज जो है, बेसिकली एयर कैविटीज जो है बॉयंसी देने का काम करते हैं। ये बॉयंसी देने का काम करते हैं टू एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स। किसे बच्चों, यहां लिख देता हूं बगल में, ये एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स को बॉयंसी देते हैं, एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जो पानी के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं बच्चों। आई होप ये बात सभी लोग याद रखेंगे, है ना। इट इज प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स, सभी हाइड्रोफाइट्स में नहीं, सिर्फ जो एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स है जो तैरते हैं पानी के सरफेस पर, उनमें बच्चों। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉयंसी। किसे, एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स। बच्चों बात बिल्कुल क्लियर है ना। क्या हमने समझा दिया कि पैरेनकाइमा का दो मॉडिफिकेशन, क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, और दूसरा क्या बच्चों, दूसरा क्या, एरेनकाइमा जिसमें बड़े बड़े एयर स्पेसेस होते हैं, और ये एयर स्पेसेस क्या करते हैं, बॉयंसी देने का काम करते हैं। किसे, एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स को, और जिन्हें फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। हाइड्रोफाइट शब्द किसी ने यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। हाइड्रोफाइट्स किनको बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं। अब पानी में भी दो जगह पाए जाते हैं, या पानी के अंदर डूबे हुए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, या पानी के ऊपर तैरते हुए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में सिर्फ पाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि वहीं पर तो बॉयंसी की जरूरत होती है बच्चों।
आई होप बच्चों ये बात सभी को पैरेन्काइमा के बारे में क्लियर हो गया। अगर ये बात क्लियर हो गई बच्चों तो फटाफट बता दीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले कोलेनकाइमा के ऊपर। अभी यहां तक की बात हम लोगों ने लगभग आपके लेवल पर जितनी जरूरत थी वो लगभग हमने कर दी। सम पार्ट ऑफ एरेनकाइमा इज गोइंग आउट ऑफ फ्रेम। अच्छा, एरेनकाइमा का बस ये डायग्राम बनाया, ज्यादा नहीं। इंटरसेलुलर स्पेसेस हैव एयर कैविटीज बोल दिया और बॉयंसी यहां लिखा है, और बॉयंसी एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स को देता है। Okay, students. So, if it is clear, to everybody, ठीक है, थैंक यू कुणाल। ओके, चलिए, ठीक है, ओके ओके। सो अब ये बात अगर सभी को क्लियर हो गई है बच्चों, तो अब हम लोग जो है एक बार इसका आप चाहे स्नैपशॉट ले लें, है ना। अब हम लोग ये आधा पार्ट क्लियर करते हैं, है ना। आधा पार्ट क्लियर करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप का टिश्यू अपने को क्या पढ़ना है बच्चों? सेकंड टाइप का टिश्यू अपने को पढ़ना है कोलेनकाइमा। क्लोरेन के बारे में बात कर लिया, अब कोलेन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों में कंफ्यूजन होता है, बट दिमाग में ये बात क्लियर रखिएगा, क्लोरेन में क्लोरो आ रहा है। क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, और यहाँ कोलेन आ रहा है। कोलेन में कोई क्लोरो नहीं है, या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं है। तो ये डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। क्लोरेन is a type of parenchyma and colon is actually a type of simple permanent tissue. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड दैट इज एक्चुअली कोलेनकाइमा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलेनकाइमा के बारे में। बहुत ध्यान से इसके बारे में भी समझ लीजिए, सुन लीजिए। पहली बात बच्चों ये बात समझ लीजिए, पहली बात ये समझ लीजिए कि जो कोलेनकाइमेटस टिश्यू है या जो कोलेनकाइमा है, इसके जो सेल्स होते हैं बच्चों, ये अगेन पॉलीहेड्रल या पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। पॉलीगोनल मतलब ऐसे उनके कई साइड्स होते हैं, और इनके बारे में खास बात यह है कि इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते बच्चों। एक एक करके स्टार्ट टू एंड सुनिए बच्चों, है ना। पहले हम लोग फंक्शन नहीं डिस्कस करें, स्टार्ट टू एंड सुनिए। तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर सेल्स कैसे हैं, पॉलीगोनल सेल्स पाए जाते हैं। और दूसरी बात क्या कह दी, इनके सेल वॉल के कॉर्नर्स पर डिपोजिशन या थिकनिंग होती है, मोटापा होता है बच्चों। किस चीज का मोटापा होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोस का। और दोनों को एक साथ मिलाकर के क्या बोल देते हैं बच्चों, पेक्टोसेल्यूलोस। पेक्टिन एंड सेल्यूलोस टुगेदर इज कॉल्ड एज पेक्टोसेल्यूलोस। तो याद रखिएगा बच्चों, कोलेनकाइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, यहां पर एब्सेंट होता है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताया बच्चों, इन सेल्स के सेल वॉल के कॉर्नर्स पर एक मटेरियल का डिपोजिशन होता है जिसका नाम है पेक्टोसेल्यूलोस। देखो बच्चों, ये रेड कलर से यहां पर दिखा रहा हूं, ये कॉर्नर्स पर दिखा रहा हूं एक मटेरियल, और ये जो रेड कलर का मटेरियल है बच्चों, इस मटेरियल का नाम क्या है, दो मटेरियल है, एक पेक्टिन और दूसरा सेल्यूलोस। लेकिन दोनों को एक साथ अगर मिला दे हम लोग तो क्या कहने लगते हैं, पेक्टोसेल्यूलोस। पेक्टो, या पहले लिख देता हूं पेक्टिन प्लस सेल्यूलोस, और इन दोनों को एक साथ मिला करके क्या कह दिया जाता है, पेक्टोसेल्यूलोस। पेक्टोसेल्यूलोस। क्या बच्चों बात यहां तक क्लियर है सभी को? क्या अपन ने बोला, क्या यहां पर बात किया बच्चों, हमने ये बात बताया कि इस टिश्यू के सेल वॉल के कॉर्नर्स पर पेक्टिन और सेल्यूलोस से मिल करके बना हुआ पेक्टोसेल्यूलोस की डिपोजिशन है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्लांट का टिश्यू काट करके दे दे और आपको माइक्रोस्कोप में देख करके पहचानना हो कि कौन सा टिश्यू है, तो आप यही बात कहेंगे कि ये एक्चुअल में, अगर उसके कॉर्नर्स पर पेक्टोसेल्यूलोस का डिपोजिशन आपको दिख रहा है, कुछ थिकनिंग दिख रही है, तो समझ जाइए ये क्या है बच्चों, इट इज एक्चुअली कोलेनकाइमा। तो याद रखिएगा, यहां पर क्या कह दूं, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो एब्सेंट होते ही हैं, प्लस और दूसरी बात क्या कह दिया जाए कि कॉर्नर्स ऑफ सेल वॉल, कॉर्नर्स ऑफ सेल वॉल थिकेंड विथ, उसमें थिकनिंग होती है, थिकेंड विथ
इस चीज से बच्चों, पेक्टोसेल्यूलोज से सेल वॉल के कॉर्नर्स पर थिकनिंग होती है। अच्छा, अब बात आती है इनके फंक्शन के बारे में। तो इनकी फंक्शनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। पहले तो मैं इनका डायरेक्ट फंक्शन आपको बता देता हूं। यस, एब्सेंट भी होती है और कई केसेस में ये बहुत कम भी होती है। तो इट्स नॉट ऑल, मतलब कह सकते हैं इट इज आइदर एब्सेंट और इट इज वेरी रिड्यूस्ड, दोनों ही कह सकते हैं बच्चों। अब सुन लीजिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वो आ रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब वो सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसके बारे में समझिएगा बच्चों, इसकी फंक्शनिंग सुनिए। आपने देखा होगा बच्चों, जब बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा ब्लो करती है, आंधी वगैरह आती है, तो जो प्लांट्स हैं बच्चों, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरा एकदम टर्न हो जाते हैं, बेंड होकर के फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं, टूटते नहीं है। आपको पता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी किस वजह से उनके पास है? ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इसी टिश्यू के वजह से है, कोलेनकाइमा। ये प्रॉपर्टी है क्या बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, मजबूती। तो ये वाला जो टिश्यू है बच्चों, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती, साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बोल रहा हूं बच्चों। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो इसकी यूनिक है। कोई भी टिश्यू को अगर मजबूती देना होगा प्लांट के बॉडी को, तो उसको मरना पड़ेगा, डेड होना पड़ेगा, क्योंकि डेड मटेरियल ही ज्यादा रिजिडिटी, मजबूती देता है। लेकिन ये एक ऐसा लिविंग परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। ये बढ़िया सवाल बनता है बच्चों, ये सवाल पूछा गया है कई बार कंपटीशन में कि कौन सा ऐसा लिविंग टिश्यू है जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, जो मजबूती दे रहा है। द आंसर इज कोलेनकाइमा। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो दे ही रहा है बच्चों, प्लस इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो दो फंक्शन दूसरे कलर से लिखता हूं बच्चों, क्या? एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब बच्चों, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रॉपर्टी किस प्लांट के किन पार्ट्स में होती है और किन प्लांट्स में नहीं होती है? बच्चों बहुत सिंपल सी बात, अगर आपने प्लांट का कोई हरा डाल लेकर के बेंड किया हो, तो जैसे ही बेंड करते हो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। द ग्रीन स्टेम, तो ग्रीन स्टेम में कोलेनकाइमा या फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये वाला टिश्यू प्रेजेंट है। अगर आपसे मैं बोलूं बच्चों, अगर आपसे मैं बोलूं वुडी स्टेम या सूखी हुई लकड़ी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बच्चों, उसको थोड़ा सा ही बेंड करेंगे वहीं से वो क्रैक हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि जो वुडी स्टेम है या सूखी हुई लकड़ी है, उसमें कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता है, इस वजह से वो क्रैक कर जाती है, वो टूट जाती है बच्चों। और कहां पर पाया जाता है बच्चों कोलेनकाइमा? क्या रूट्स में पाया जाता है बच्चों? रूट्स में नहीं है, रूट्स में फ्लेक्सिबिलिटी की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो मिट्टी में एक जगह दबा हुआ है, तो वहां पर भी कोलेनकाइमा एब्सेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स जो ग्रासेस वगैरह है, कभी हम लोग कहीं लॉन वगैरह में बैठे रहते हैं और घास वगैरह तोड़ करके उसके लीफ को जब बेंड करते हैं, याद करिए बच्चों, जहां से उसको फोल्ड करते हैं घास को, वहीं से एकदम तुरंत वहीं से ब्रेक हो जाती है और फिर सीधा करते हैं तो दो पीसेस में हमें मिलती है। लेकिन अगर अपने नॉर्मल प्लांट के पत्ती को, जो बड़े डाइकॉट प्लांट है, बड़े पेड़ हैं, उनके पत्तियों को फोल्ड करें तो जहां जहां जितना फोल्ड किया है वहां से फिर खुल जाता है, ब्रेक नहीं करती है, क्योंकि अपने डाइकॉट के पत्तियों में कोलेनकाइमा है, लेकिन मोनोकॉट्स के लीव्स में या मोनोकॉट्स के अंदर कोलेनकाइमा इज एब्सेंट, दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों। तो याद रखिएगा, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं, कहां कहां एब्सेंट है? नॉर्मली तो प्लांट के बॉडी में पाया जाता है, बट किधर किधर एब्सेंट है, कहां कहां एब्सेंट है, वो लिखता हूं। तो एक तो हम लोग ये कहते हैं कि इट इज एब्सेंट इन वुडी स्टेम, लकड़ी वाले स्टेम में ये एब्सेंट है बच्चों। और कहां एब्सेंट है? रूट्स में ये एब्सेंट है, रूट्स में नहीं पाया जाता। एंड इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉट्स में भी नहीं पाई जाती। और ये बात ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, यही एक ऐसा लिविंग परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। नॉर्मली मजबूती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी देने के लिए प्लांट के सेल्स को मरना पड़ता है, डेड होना पड़ता है, लेकिन ये एक लिविंग है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो याद रखिएगा, इट इज लिविंग living tissue living tissue that provides
मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये एक लिविंग टिश्यू है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। आई होप बच्चों जो कोलिन काइमा है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। एक बात इसमें और रह गई बच्चों, इट इज हाइपोडर्मल इन पोजीशन। हाइपोडर्मल क्या है, वो चीजें आप एंड में अभी सीखेंगे इस चैप्टर के, लेकिन हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम में आधा पार्ट स्टेम का दिखा है, मान लीजिए इतना आधा पार्ट स्टेम का दिखा है। स्टेम में सबसे बाहर क्या होता है बच्चों, एपिडर्मिस। ये बाहर सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस। व्हाट इज दिस, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बच्चों हाइपोडर्मिस होती है, जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक दूसरी लेयर पाई जाती है बच्चों, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये जो हाइपोडर्मिस जो हमने बनाया ना एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, ये यही कोलिन काइमा बनाया है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हाइपोडर्मिस इज अ पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पोजीशन। तो इस टिश्यू का जो पोजीशन है प्लांट के स्टेम में, वो हाइपोडर्मल है, मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती है। आई होप ये बात सभी लोग समझ गए। क्या कह दिया जाए बच्चों, इसका पोजीशन रह गया था तो यहां पर लिख देता हूं, इट इज हाइपोडर्मल इन पोजीशन। हाइपोडर्मल इन पोजीशन, ये हाइपोडर्मल होता है पोजीशन। और कुछ केसेस में जहां पर आप कहेंगे सर जो स्टेम है वो हरी भी होती है कभी कभी, कुछ स्टेम बच्चों आपने देखा है ना, जो नई नई स्टेम बनी हुई रहती है वो हरी होती है। आपके मन में बिल्कुल जायज है, डाउट आना चाहिए कि प्लांट्स के पत्तियों में खाना बन रहा है। क्यों खाना बन रहा है, क्योंकि वहां मीजोफिल सेल्स है, और मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां हरी नजर आ रही है, वहां खाना बन रहा है। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है बच्चों कि प्लांट का स्टेम क्यों हरा है, क्या वहां भी खाना बन रहा है बच्चों, क्या ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है? यस, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हो रही है बच्चों। अच्छा, वो ग्रीन स्टेम ग्रीन क्यों, क्योंकि वहां भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ग्रीन स्टेम में तो मीजोफिल सेल्स तो नहीं पाए जाते, तो फिर ग्रीन स्टेम में किन सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोप्लास्ट कहां है, क्या एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट है? नो स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा जो ग्रीन स्टेम है उनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो इसी टिश्यू में हो रही है। तो समटाइम्स द कोलेनकाइमा मे आल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट विद इन देम। तो यहां पर याद रखिएगा, जब हरी डाल हो, हरी स्टेम हो, तो याद रखिएगा उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, में बी प्रेजेंट। तो आप अब ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि क्लोरीन काइमा में तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता ही है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता ही है, बट इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन इन एक्चुअली, है ना। ये कहां पर प्रेजेंट हो सकता है बच्चों, ये कोलिन काइमा भी में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बेटा ये कौन है, ये ओके। सो यहां तक आई होप बच्चों सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको डाउट है स्टूडेंट्स तो अभी बता दीजिए, नहीं तो हम लोग इस डिस्कशन को अब आगे भी चलते हैं बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाइग्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो पानी जज्ब करे। कई बार स्टेम में क्या होता है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं या रूट्स होते हैं, तो एटमॉस्फेयर के वाटर को, मॉइस्चर को जज्ब करने का काम करते हैं। सो दैट इज हाइग्रोस्कोपिक एक्चुअली स्टूडेंट्स। ठीक है। हर्बेशियस सिस्टम का मतलब वही जो हर्ब्स में या मोनोकॉट्स में यूजुअली जो छोटे पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनके स्टेम को हर्बेशियस स्टेम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलेनकाइमा के बारे में, बात हो गई। अब जो तीसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चों, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। लेट्स प्रोसीड टू स्क्लेरेनकाइमा। बहुत ध्यान से उसके बारे में भी सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। अब इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों, है ना। यहीं पर अब स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बताता हूं। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में कई सारी बातें हैं बच्चों, वी हैव अ लॉट टू डिस्कस अबाउट स्क्लेरेनकाइमा।
और बहुत ध्यान से उसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात तो यही मैं आपको समझा दूं बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो डेड होता है। अब तक हमने कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा पढ़ा बच्चों, दोनों लिविंग थे, दोनों बोथ ऑफ देम वर लिविंग, दोनों लिविंग थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, that is actually about sclerenchyma, and this sclerenchyma is a is a dead permanent tissue. यही एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो डेड है बच्चों। बहुत ध्यान से इसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा, याद रखिएगा बच्चों, बहुत केयरफुली। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, डेड। तो यहां लिखता हूं बच्चों, मैं क्या लिख दूं बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और पहली ही बात इसके बारे में मैं लिख दूं कि इट इज अ डेड, इसको दूसरे कलर से लिखूंगा, हाईलाइट करके लिखूंगा बच्चों, क्या, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू, योर आंसर मस्ट बी डायरेक्टली स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। यस बच्चों, बिल्कुल सही बात। अब कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर डेड है, डेड है, मरा हुआ है। यस, मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें एक मटेरियल डिपॉजिटेड होता है जिसका नाम है लिग्निन। लिग्निन इज अ वाटरप्रूफ मटेरियल। तो वो वाटरप्रूफ मटेरियल के इनके दीवार में, इनके सेल वॉल में वो डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके डिपोजिशन से बच्चों वो मोटा हो जाता है, पानी अंदर नहीं एंटर कर पाता है। जब पानी ही नहीं मिलेगा सेल्स को, तो सेल्स डेड हो जाते हैं। बच्चों अगर मान लीजिए कोई सेल है, उसके चारों तरफ जो दीवार है उसमें लिग्निन एक वाटरप्रूफ मटेरियल डिपॉजिट हो जाए, तो क्या सेल को वाटर मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। और सेल को अगर वाटर ही नहीं मिले तो सेल्स डेड हो जाएंगे बच्चों। तो ये बात आपको याद रखना है कि क्यों ये डेड है। इट इज अ डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू, बट व्हाई? ड्यू टू लिग्निफिकेशन, ड्यू टू लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन के वजह से, लिग्निफिकेशन का मतलब क्या बच्चों? लिग्निन का डिपोजिशन। So due to lignification, due to deposition of lignin, sclerenchyma is a dead simple permanent tissue. I hope यहां तक बात सभी को क्लियर है बच्चों। और आगे चलते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा क्या काम है इसका बच्चों? ये प्लांट को रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो दूसरी बात यहां पर क्या कह दिया जाए, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है। तो ये बात सभी लोग याद रखें बच्चों, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और बच्चों ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया था, डेड होना जरूरी होता है मजबूती देने के लिए, ये एक्सेप्शन था। मतलब एक्सेप्शनली ये लिविंग होने के बाद भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा था, बट ये देखिए आपके सामने आ गया, ये डेड है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। अब इसके कुछ बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जो आप सब लोगों ने अपने लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कोकोनट बच्चों, जब कोकोनट जो रॉ एकदम कच्चा, कच्चा का मतलब जो हरा वाला कोकोनट जिसका रस हम लोग पीते हैं वो हम लोग लाते हैं, और वो जब सूख जाता है तो उसकी छिलकी को जब छिलते हैं तो अंदर से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हस्क। बच्चों ये इस तरीके का याद करिए, आप लोगों ने देखा होगा ये ब्राउनिश जब सूख जाता है एकदम, तो अंदर तो एकदम डार्क ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसके बीच में ऐसे कुछ फाइबर्स होते हैं, इनको बोला जाता है हस्क। और इस ये हस्क ऑफ कोकोनट, ये फाइबर्स बच्चों एक्चुअल में स्क्लेरेन्काइमा से बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं। जैसे एक एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी किताब का है, हस्क ऑफ कोकोनट इज इन एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। हस्क ऑफ कोकोनट बच्चों, है ना, हस्क ऑफ कोकोनट इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, शेल्स ऑफ नट्स, है ना, शेल्स ऑफ नट्स बच्चों। याद रखिएगा, जब याद करिए हम लोग जब कई बार मूंगफली वगैरह खाते हैं, ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट का छिलका तोड़ते हैं बच्चों। तो जब उसका छिलका हम लोग तोड़ते हैं बच्चों, तो उसके छिलके के अंदर बच्चों रेशे निकलते हैं, कुछ लंबे लंबे फाइबर से सूखे सूखे निकलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। बच्चों वो भी स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स है। तो याद रखिएगा, द शेल्स ऑफ नट्स, जो शेल्स है बच्चों, शेल्स ऑफ नट्स,
जो नट्स के शेल है, जैसे ग्राउंडनट का हो गया, उसके अलावा जो बादाम, हम लोग बादाम का छिलका मतलब आलमंड का जो शेल हम लोग तोड़ते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, शेल्स ऑफ नट्स, शेल्स ऑफ नट्स के अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स। जो फल होते हैं बच्चों, फ्रूट्स के पल्प में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको याद दिलवाऊं बच्चों, आप लोगों ने गुआवा अमरूद खाया होगा। अमरूद के अंदर जब काटते हैं बच्चों तो उसका जो सफेद पल्पी पार्ट होता है, उस पल्पी पार्ट में आपने हल्के हल्के से रेशे देखे होंगे, कुछ व्हाइट व्हाइट से थोड़ा सा रेशे देखे होंगे, वो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर से बच्चों। प्लस कभी जब हम लोग गुआवा खाते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हार्ड हार्ड से महसूस होते हैं टीथ के बीच में, वो स्क्लेरेन्काइमा है। वैसे नाशपाती जो पियर होता है बच्चों, उसको भी खाते हैं तो उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल से हार्ड हार्ड से महसूस होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते बट लगता है कि कुछ डेड डेड से पार्टिकल्स है, दैट इज आल्सो स्क्लेरेन्काइमा स्टूडेंट्स। और लास्टली आपने एक और फ्रूट बच्चों, चीकू आपने खाया होगा। चीकू के अंदर भी जब काटते हैं उसको तो कुछ मतलब येलोइश येलोइश रेशे दिखते हैं या ब्राउनिश से रेशे दिखते हैं, वो रेशे भी बच्चों स्क्लेरेन्काइमा। तो याद रखिएगा, ये बात सभी लोग याद रखिए कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स। पल्प ऑफ फ्रूट्स, फलों के पल्प में, पल्प ऑफ फ्रूट्स में पाया जाता है। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, जैसे गुआवा, जैसे गुआवा में पाया जाता है, जैसे इट इज प्रेजेंट इन पियर, है ना, ये गुआवा में पियर में पाया जाता है। ये एग्जांपल्स याद रखिए। अच्छा, उसके अलावा आप चीकू भी, चीकू को हम लोग सपोटा बोलते हैं बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा, सपोटा इन सब के पल्प में पाया जाता है। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। एक बात चलिए और इसमें ऐड कर देता हूं कि स्क्लेरेन्काइमा में दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं सेल्स के। एक स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और दूसरा स्केलरीड्स। स्केलरीड्स वो छोटे छोटे दाने जो अभी हमने आपको पियर में बताया ना, नाशपाती में, जो कई बार खाने में थोड़ा सा खुरदुरे टाइप के होते हैं, दांतों के बीच में आते हैं, तो वो एक्चुअल में स्केलरीड्स है बच्चों। और दूसरा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। तो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर बच्चों एक तो स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स वो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, प्लस स्केलरीड्स भी पाए जाते हैं। स्केलरीड्स ये छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्केलरीड्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसके बारे में, वो यही है कि याद रखना है, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू। बच्चों आई होप आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में सब कुछ बिल्कुल साफ क्लियर हो गया होगा। क्या हमने बताया बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू जो सिर्फ एक टाइप के सेल से बना हुआ है, एक टाइप के सेल से बना हुआ है। तीन टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक सेल्स है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का। और उसके बाद दो उसके मॉडिफिकेशंस बताए, क्या क्या बताया था बच्चों, एक क्लोरेन्काइमा, एक एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, एरेन्काइमा जो बॉयंसी देने का काम करता है। द सेकंड वन वाज कोलेन्काइमा, जिनके सेल्स पॉलीगोनल वगैरह होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट या नेग्लिजिबल होते हैं, उनके सेल वॉल के कॉर्नर्स पर थिकनिंग होती है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की, जिनको एक साथ मिलाकर के पेक्टोसेल्यूलोज कहते हैं। इसका काम क्या है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कहां पर एब्सेंट होता है, रूट्स में, मोनोकॉट्स में और वुडी स्टेम में। एंड स्क्लेरेन्काइमा इट्स अ डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू। व्हाई इज इट डेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निफिकेशन। ये मजबूती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम। But didn't you say that simple permanent tissue have only one kind of cells? बच्चों अब ये बात समझने वाली है ना, बिल्कुल सही सादिक इलियास ने बोला कि सर स्क्लेरेन्काइमा एक टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने ये बोला कि सिर्फ एक टाइप के सेल्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ आप दो टाइप के सेल्स बता रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्केलरीड्स। सो व्हाट इज दिस नाउ? देखो बच्चों, एक जगह पर जब पाया जाएगा तो या तो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर ही पाया जाएगा या फिर स्केलरीड्स ही पाए जाएंगे। दोनों एक साथ के साथ एक साथ मिक्स नहीं होते। So either in that tissue only sclerenchyma fibers will be present to form sclerenchyma, और वहां पर scleredes present होंगे to form that type of sclerenchyma। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? ये बात याद रखिएगा। आई होप यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग और आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करते हैं, है ना। नाउ नाउ
Now let's start about the simple complex permanent tissue. तो दूसरा वाला टाइप है बच्चों परमानेंट टिश्यू का, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देखिए बच्चों, अब यहां पर ये बात समझने की कोशिश करिए, ये बात समझिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक्चुअली एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ होता है. ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, साफ है. इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ये बात तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं. यहां पर क्या कहते हैं बच्चों? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से ये बना हुआ होता है. इसमें दो कैटेगरीज आती हैं बच्चों, एक जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम. अगेन बहुत ही बढ़िया टॉपिक बच्चों स्टार्ट होने वाला है. जाइलम एंड फ्लोएम बहुत इंटरेस्टिंग है और ध्यान से इसको सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू मेन टाइप्स. वन ऑफ देम इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो अलग अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. बच्चों अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बात आपको लेकर के आगे चल रहा हूं. बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों. अगर प्लांट्स को आप बहुत स्टार्टिंग से देखें एल्गी से, तो एल्गी में तो टिश्यू नहीं था. एल्गी बच्चों कहां पाया जाता था? पानी में. मेनली इट वाज फाउंड इन वाटर. और वाटर में जब वो पाया जा रहा था तो हर तरफ से पानी से खाना पीना उसके सारे सेल्स को मिल जा रहा था. उसको खाने पीने को कहीं एक जगह से दूर दूसरे जगह अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि खुद बॉडी उसकी बहुत छोटी थी या चिपटी सी थी जो पानी के सरफेस पर रहती थी या पानी के अंदर प्रेजेंट होती. तो वहां पर तो खाने और पीने को, पानी को बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट का कोई लॉजिक नहीं बनता था. फिर एल्गी से बने कौन बच्चों? ब्रायोफाइट्स. जो ब्रायोफाइट्स बने वो जमीन पर पहली बार आए बच्चों, एम्फीबियंस कहलाते हैं. जमीन पर आए तो पहली बार, लेकिन उनका भी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, एंडलस होता है, चिपटा होता है, जमीन के सरफेस पर चिपके हुए होते हैं. तो जो भी खाना पीना उनको चाहिए वो सारे सेल्स डायरेक्टली जमीन से ले सकते हैं. अगेन अभी भी खाने और पानी को कोई लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. पहले बार जो टेरिडोफाइट्स आए बच्चों, उनकी बॉडी जमीन से ऊंची, मतलब हाइट उनकी बढ़ने लगी, जमीन से ऊपर उठने लगे. तो जब जमीन से ऊपर उठने लगे तो वो खाना और पीना लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ने लगी. अब वो जो सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस था वो काम आना बंद हो गया. क्यों? क्योंकि क्या जमीन में जो सेल्स पाए जाते हैं, मिट्टी में जो सेल्स पाए जाते हैं, उससे 2 फीट ऊपर या 3 फीट ऊपर जो सेल्स को खाना भेजना है, क्या डिफ्यूजन से नहीं जा सकता? जा सकता है बच्चों, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है. शायद उस प्लांट की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और खाना मिट्टी से उस हाइट तक नहीं पहुंचाया जा पाएगा. तो फिर अब जरूरत पड़ी कोई ऐसे पाइपलाइन की, कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो खाने को और पानी को दूर दूर तक, लंबे डिस्टेंस तक वो शॉर्ट टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सके. एंड दैट वाज द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द जाइलम एंड द फ्लोएम. तो पहले बार बच्चों जाइलम और फ्लोएम कहां पर आया? टेरिडोफाइट्स में आया. क्योंकि टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो जमीन से उठ करके थोड़े हाइट पर होते हैं, लंबे होते हैं. दे आर इरेक्ट, दे आर अवे फ्रॉम द सॉइल से ऊंचा उठते हैं. मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके उस प्लांट के दूर दूर एरियाज में भेजने के लिए जाइलम की जरूरत पड़ने लगी. खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम की जरूरत पड़ने लगी. तो पहले बार बच्चों बताइए, पहले बार जो जाइलम और फ्लोएम है वो कहां पर ओरिजिनेट हुआ बच्चों? इट ओरिजिनेटेड इन टेरिडोफाइट्स. तो ये बात पहले ही यहां पर अलग से मैं लिख दूं, आपको दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट ओरिजिनेटेड, ये सबसे पहले कहां ओरिजिनेट हुए? ओरिजिनेटेड इन टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स में पहले बार
जाइलम और फ्लोएम ओरिजिनेट हुए। मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बोल दिया था बच्चों कि आपको ये सीक्वेंस दिमाग में रट लेना है, याद कर लेना है, बैठ जाना है। क्या? एल्गी, उससे और एडवांस ब्रायोफाइट, और एडवांस टेडोफाइट, और एडवांस जिम्नोस्पर्म्स एंड सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म्स। So algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and the most advanced angiosperms. ये सीक्वेंस दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है बच्चों। एवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस, एडवांसमेंट आए हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो पहले स्टार्टिंग में छोटे मोटे चिपटे प्लांट्स होते थे, मिट्टी पर चिपके होते थे, खाने पीने को दूर तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब टेरोफाइट जमीन से उग करके बढ़ने लगे ऊपर, लाइट को मतलब कैप्चर करने के लिए, तो अब जरूरत भी पड़ने लगी पानी को और खाने को ट्रांसपोर्ट करने की। इसलिए टेरोफाइट्स में पहले बार ओरिजिनेट हुआ है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों ये बात भी यहीं पर मैं आपको समझा दूं, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इन दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू कह देते हैं। बोथ टुगेदर, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम है ना, जाइलम प्लस फ्लोएम इज कॉल्ड एज, इसे क्या कह दिया जाता है? इसे कंडक्टिंग टिश्यू कह दिया जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ मिला करके वैस्कुलर टिश्यू भी कह देते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं इसको। तो जाइलम प्लस फ्लोएम इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू, इज आल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यू। अच्छा, वैस्कुलर टिश्यू बच्चों, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, बताइए सबसे पुराना टिश्यू कौन सा है? ऑलरेडी बता दिया बच्चों, पैरेन्काइमा में बताया था ना, पैरेन्काइमा सबसे ओल्डेस्ट है। अच्छा, परमानेंट टिश्यू। अब मैं यहां पर क्या पूछ रहा हूं बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू अपने बॉडी में कौन सा है? ठीक है, प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर के वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो यहां पर मैं कह दूं, जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है बच्चों, अपने बॉडी में, हम लोगों के बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में वैस्कुलर टिश्यू क्या है? बिल्कुल सही ये बात है बच्चों, ब्लड एंड लिम्फ, दे आर वैस्कुलर टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स याद रखना है, कुछ बच्चों के मन में आते हैं कि सर ये ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरीज और वेन्स होंगे। नहीं बच्चों, ट्यूब्स नहीं। ट्यूब अगर अकेले होंगे, ब्लड नहीं होगा तो कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ब्लड ही है जो सारी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अगर अपने बॉडी में कोई पूछे बच्चों कि हमारे बॉडी में वैस्कुलर टिश्यू क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है बच्चों? इट इज ब्लड। वैस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी इज ब्लड। अच्छा चलिए बच्चों, ये बात हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग एक एक को लेकर के डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में कुछ बातें अभी कर लेते हैं और फिर हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, जाइलम के बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। फटाफट सुन लीजिए बच्चों, अब यहीं पर जाइलम के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात बच्चों, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ज्यादातर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, पहली ऑप्शन रहता है वाटर, वो वाटर को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी प्लांट्स को मिट्टी से ही मिलता है ना। प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स मिट्टी से मिलता है, पानी के साथ साथ मिनरल्स। बच्चों तो याद रखिएगा, क्या यहां पर हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया हमने आपको कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक बात। दूसरी बात, हमेशा जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। रूट से लेकर के एरियल पार्ट, प्लांट के अपर रीजन तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तीसरी बात बच्चों, जो पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी और मिनरल्स का, उसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। इट्स अ पैसिव प्रोसेस बच्चों, पैसिव प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है। एनर्जी प्लांट्स में किस फॉर्म में खर्च होती है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सभी लोगों ने पढ़ा है ना बच्चों। बट यहां पर एटीपी का या एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में खर्चा नहीं होता है बच्चों। और the process of transport of water and minerals through xylem is called as ascent of sap। बच्चों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में 11th एंट्रेंस में पूछा गया हुआ सवाल है।
कि पानी के ट्रांसपोर्ट को, जाइलम से जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? इट्स कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप, ASCENT, एसेंट ऑफ सैप। पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू इट्स कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। बात समझ में आ गई? अब इसका जो मैकेनिज्म है पूरा, वो अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करें, वो बहुत डिटेल में है बच्चों, वो फिर हम लोग नए टर्न पर स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। अभी हम लोग कुछ डाउट्स देख लेते हैं, अगर कुछ डाउट्स है तो फटाफट पूछ लीजिए। आज के लेक्चर को हम लोग समराइज कर रहे हैं बच्चों, खत्म कर रहे हैं। अब जो भी डाउट्स है वो अभी फटाफट पूछ लीजिए। एसेंट ऑफ सैप, एक्सप्लेन, ट्रांसपिरेशन, यस, वो सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, बिल्कुल सही बात है सर। सिर्फ वाटर का या मिनरल्स का भी, वाटर और मिनरल्स दोनों का ट्रांसपोर्ट जो जाइलम के थ्रू होता है वो एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। सैप का मतलब क्या? सैप मतलब सिर्फ वाटर नहीं, वाटर के अंदर मिनरल्स भी मिक्स, दैट इज सैप। तो एसेंट ऑफ सैप इज एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बोथ। बच्चों जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, साथ साथ में अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और प्लीज अपने जो भी दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड भी करिए, वो भी ये अपॉर्चुनिटी ले सके बच्चों, है ना। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इस कोर्स को भी शेयर करिए बच्चों, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स और भी जो लोग है ना तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो एक्चुअल में सीख लें। अपने व्हाट्सएप पे हमने मैसेज किया ही था, तो वहां से आप जो है चैनल लिंक जो है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को मतलब शेयर कर दिए, और प्लस अपने कोशिश करें कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी बच्चों अपने चैनल के लिंक को शेयर कर दें। अब आप सब लोग ड्रिफ्टियंस हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने। ठीक है बच्चों, थैंक यू।